हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप जहाँ भी होंगे एकदम मस्त होंगे, स्टडी के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। आज का हमारा लेक्चर रहेगा कूलम्स लॉ के हवाले से। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन होता है, स्टैटिक चार्जेस। ठीक है, जब हम चार्ज की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर तो वो होगा स्टैटिक चार्जेस। तो हमने ये पढ़ा था कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है, ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दिस इज अ नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, ये क्यों ऐसा करता है, इसका क्वेश्चन स्टिल अननोन है साइंटिस्ट के सामने। तो ये एक नेचर है उन चार्जेस का। सेम चार्जेस सेम पोल्स आएंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल्स यानी अपोजिट चार्जेस आएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्कोप के हवाले से पढ़ा था कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है और वो किस टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से। और फिर हम कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में भी फ़र्क मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप। आज का टॉपिक कूलम्स लॉ के हवाले से है, तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब, लेक्चर की तरफ। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो हमने कहा था कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। रिपेल यानी फोर्स, अट्रैक्शन भी फोर्स। कूलम्स आपने 18 सेंचुरी से लेकर 17 टू 18 सेंचुरी के दरमियान एक साइंटिस्ट था जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट था। फ्रेंच था 18 से लेके 17 टू 18 सेंचुरी, 17 टू 18 सेंचुरी का। ये जब अपनी एज 49 की एज में ये था तो इसने ये लॉ पेश किया था। इसने एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारा काम किया। करने के बाद एक्सपेरिमेंट के नतीजे इसने रिजल्ट्स निकाला उन एक्सपेरिमेंट से, और इसने फाइंड किया कि दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए दो चार्जेस, स्टैटिक रेस्ट पे रखे हुए दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितना फोर्स ऑफ रिपल्जन है, इसके लिए एक पूरा फार्मूला डिज़ाइन किया। इस फार्मूले का नाम है कूलम्स लॉ। और ये फार्मूला कुछ यूँ था, फोर्स बिटवीन चार्जेस इलेक्ट्रिक फोर्स था। सही है, आप फोर्स लिख लो, फोर्स बिटवीन चार्जेस इज इक्वल टू के टाइम्स चार्ज 1 चार्ज 2 इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इनके बीच का फासला। ये ला दिया था कूलम ने। हमने यहाँ तक पहुँचना है, इस लॉ को आज ड्राइव करना, कैसे ये लॉ प्रूफ किया जाता है, यहाँ तक लेके आएंगे। यहाँ लाने के बाद हम एक चंद न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर, ताकि आपको इसके ऊपर पूरी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलते हैं इस लॉ की तरफ। कूलम ने क्या कहा, देखो दो चार्जेस मैं लूँगा अपने फार्मूले में, दो चार्जेस लेंगे। एक ये चार्ज है, चार्ज को हम थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। ये हमारा मैथ्स नहीं है कि हम इसको बड़ा बनाएं, चार्ज बहुत छोटे होते हैं। दिस इज फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज योर सेकंड चार्ज। फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज के बीच का जो फासला है वो हम नापेंगे चार्ज के सेंटर से सेंटर तक। ये है आपका D, दिस इज D बिटवीन चार्जेस। और ये चार्ज है आपका चार्ज 1 और ये चार्ज है चार्ज 2। चार्ज को हम अमूमन डिनोट करते हैं Q से। चार्ज को हम डिनोट करेंगे स्मॉल q से या फिर बड़े Q से। पॉजिटिव चार्ज है तो Q के ऊपर प्लस लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो Q के ऊपर माइनस लिखेंगे। सही है, ये है चार्ज को डिनोट करने के लिए सिंबल। यहाँ पे ये दो चार्जेस, लेट सपोज हम मान लेते हैं ये दो चार्जेस हैं, ये प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस। दीज आर टू चार्जेस, ओके। अब देखो इनके बीच में अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में होगा कौन सा फोर्स, रिपल्जन फोर्स होगा। इसी फोर्स को हमने फाइंड करना है। मॉडल को दोबारा बनाते हैं। देखो एक चार्ज आपके पास ये रहा, दिस इज चार्ज 1 एंड दिस इज सेकंड चार्ज, चार्ज 2।
और इनके बीच का जो फासला है वो सेंटर टू सेंटर हम नापेंगे, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, ये होगा d बिटवीन देम। फर्स्ट कर लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनमें होगा रिपल्जन। इसी फोर्स को हम फाइंड करेंगे। फिलहाल हम चार्ज के ऊपर प्लस नहीं रखेंगे, ठीक है। जनरलाइज एक फार्मूला लेके आएंगे, जस्ट दीज आर टू चार्जेस, इन दो चार्जेस के बीच में या अट्रैक्शन होगा या रिपल्जन होगा। सेम है तो रिपल्जन होगा, डिफरेंट है तो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा। ये प्लस ये माइनस है तो फोर्स अट्रैक्शन का होगा। इसी फोर्स के ऊपर काम किया था कूलम ने, और उसने क्या किया, क्या कहा हमें, उसने ये कहा ये जो फोर्स है इनके बीच में, चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्जन, ये जो फोर्स है वो क्या होता है। देखो उसने कहा कि इन दोनों चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है, इन दोनों चार्जेस की तादाद ज़्यादा है, मसलन बहुत सारे चार्जेस हैं तो फोर्स ज़्यादा होगा, यानी चार्ज की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ये फोर्स। चार्ज की क्वांटिटी बढ़ाओ तो ये रिपल्जन या अट्रैक्टिव जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके, ये जो फोर्स है वो और इनकी चार्जेस की तादाद में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसने कहा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, सम ऑफ चार्जेस नहीं कहा। देखो अगर यहाँ सम होता तो क्या होता, फोर्स इज इक्वल टू, अगर सम होता तो क्या होता, उसने प्रोडक्ट क्यों कहा। यहाँ पे अगर सम लगाता Q1 प्लस Q2 करता यहाँ पे, तो अगर Q2 0 भी होगा तो Q1 की वजह से फोर्स लगेगा, वो किस पे लगेगा, Q2 का होना मस्त था। प्लस की फॉर्म में लिखते हैं तो किसी सिचुएशन में अगर Q2 ना भी हो तो फोर्स कुछ ना कुछ आ रहा है आपके पास। अगर यहाँ मैं बीच में प्लस लगाऊं, Q2 0 कर दो तो Q1 एग्जिस्ट कर रहा है और फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। अब आपको रखना पड़ेगा इसको किस फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में, ना कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन। डिवीजन में भी नहीं रख सकते, डिवीजन में रखेंगे तो फिर डिनोमिनेटर वाला फोर्स अगर Q1 डिवाइडेड बाई Q2 करें तो डिनोमिनेटर वाला फोर्स बढ़ेगा, तो डिनोमिनेटर वाला चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर में बढ़ेगा तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, फोर्स कम होगा, जबकि ऐसा नहीं होता था। चार्ज जब भी बढ़ाओ फोर्स बढ़ती थी, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में रखना पड़ा, तो दोनों फोर्सेस का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहली रिलेशन आपके पास आ गई। उसने और एक्सपेरिमेंट्स किए, उसको ये नतीजा भी मिला कि इन दोनों के बीच का फासला जब वो बढ़ा रहा था तो फोर्स, इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है या रिपल्जन फोर्स है वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था जब फासला उसने बढ़ाया। इसका मतलब है इनवर्स रिलेशन है फासला और फोर्स के बीच में, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो और फासले के बीच में इनवर्स रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा ताल्लुक है। यानी डिस्टेंस आप बढ़ाते हो, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आप बढ़ाते हो तो उनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स है उसकी वैल्यू कम हो जाती थी। तो उसने कहा कि ये जो फोर्स है इनके बीच में, चाहे रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके डिस्टेंस के। उसने एक्सपेरिमेंट रिपीट करता गया, वो एक्सपेरिमेंट बार बार कर रहा था, उसको एक नतीजा मिला, वो डिस्टेंस की इनवर्सली नहीं है, डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली है। देखो क्या कह रहा हूं मैं, वो जो फोर्स था वो इनवर्सली के लिए क्या करते हैं, 1 आवर में कोई चीज लिख देते हैं। डिस्टेंस की इनवर्सली तो था लेकिन वो स्क्वायर के हिसाब से इनवर्सली था। इसका क्या मतलब है, ये है आपका रिलेशन 2। देखो इसका क्या मतलब है, स्क्वायर के हिसाब से, क्यूब के हिसाब से क्यों नहीं है, 1 के हिसाब से क्यों नहीं है, पावर 4 के हिसाब से क्यों नहीं है, स्क्वायर ही क्यों। देखो ये उसने प्रैक्टिकल बार बार इसने रिपीट किया ये एक्सपेरिमेंट, तो उसको ये लगा जब वो बढ़ा रहा था, जब वो डिस्टेंस को डबल कर रहा था तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स कम हो रही थी। तो वो कौन सा ताल्लुक होगा, 1 आवर, डिस्टेंस उसने 2 रखा तो फोर्स क्या हो रही थी, 4 टाइम्स कम हो रही थी। डिस्टेंस को उसने डबल कर दिया, फोर्स 4 टाइम्स कम हो रही थी, तो 4 टाइम्स कम करने के लिए इसको स्क्वायर लगाना पड़ा। फिर उसने क्या किया, डिस्टेंस को उसने 3 टाइम्स बढ़ाया, 3 यूनिट्स बढ़ा दिया डिस्टेंस, तो फोर्स जो है वो 9 टाइम्स कम हो रहा था। यहाँ पे 4 टाइम्स कम हो रहा था, यहाँ पे 9 टाइम्स कम हो रहा था। 9 टाइम्स कैसे आता है, 3 का स्क्वायर जब आप करते हो तो 3 3 9, डिवाइड में 9 आ जाता है। इसी तरह उसने फोर्स जो है वो उसने चेक किया, डिस्टेंस को उसने 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो फोर्स जो है वो 16 टाइम्स कम हो रहा था। दिस इज बाय नेचर, ये उसको दिखने को मिला, जब वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था तो ये दिखने को मिला। तो फोर्स जो होता था वो 16 टाइम्स कम हो रहा था, तो उसको 4 के ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ा। जितने यूनिट्स वो बढ़ा रहा था,
देखो 2 से 3 पे गया, 3 पे 4 पे गया, 3 से 4 पे गया। डिस्टेंस को जूं बढ़ा रहा था, फोर्स स्क्वायर के हिसाब से घट रही थी, यानी डिस्टेंस 2 कर रहा था, फोर्स हो रही थी 4 टाइम्स कम। डिस्टेंस 3 कर रहा था तो फोर्स हो रही थी 9 टाइम्स कम। तो उसको मजबूरन लगाना पड़ा बाय नेचर इस फिनोमिना को एक्सप्रेस करने के लिए डिस्टेंस का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रखेगा तो 2 रखेगा तो वो 4 बनाएगा, 1 और 4 यानी 4 टाइम्स घटाएगा। डिवीजन में नंबर बढ़ जाता है तो इसका आंसर घट जाता है। कोई ऐसा नेचर था, अब उसको रखना पड़ा डी का स्क्वायर, क्यूब के हिसाब से नहीं हो रहा था, ठीक है। कम फोर्स जो है वो क्यूब के हिसाब से कम नहीं हो रही थी। शुरू में जो फोर्स थी उसने डिस्टेंस बढ़ा के देखा तो जो शुरू में फोर्स थी उससे 4 टाइम्स कम था 2 यूनिट्स बढ़ाने पे। 3 यूनिट्स बढ़ाने पे 9 टाइम्स कम था, जो शुरू में फोर्स था उसकी निस्बत 9 टाइम्स वो फोर्स कम था। ऐसी बारीक बीनी से उसने एक्सपेरिमेंट किया था। अब हमारा काम है इन दोनों रिलेशन को मिलाना। जो ही मिलाएंगे ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है। रिलेशन 1 और 2 को कंबाइन कर लो, कंबाइन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंबाइन करो। फोर्स की बात हो रही है, ये दोनों फोर्सेस सेम है, उसी एक फोर्स की बात हो रही है, इन दोनों के बीच मौजूद वाली फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे क्योंकि ये चार्जेस की वजह से है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बिटवीन 2 चार्जेस, प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपके पास रिलेशन आई है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, वो आपको करना आता है। वो कैसे करते थे हम, देखो फोर्स प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते थे तो क्या आता था, इक्वल और कांस्टेंट। फोर्स इज इक्वल टू, इसको हटाएंगे, इसके बदले लिखेंगे इक्वल एंड कांस्टेंट, और आगे है आपके पास अपनी जगह पे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब इस कांस्टेंट का नाम K पड़ गया, उसने रखा K, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K, और आगे आपके पास है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये इक्वेशन उसके पास आ गई थी। देखो ये इक्वेशन है फोर्स की, और फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, तो इस इक्वेशन की कोई डायरेक्शन ज़रूर होगी, और वो डायरेक्शन और फिर इस K की वैल्यू, ये सारा कुछ आप नेक्स्ट लेवल में पढ़ोगे। जब आप सेकंड ईयर वाली फिजिक्स में जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे। अभी आपको बताऊंगा तो थोड़ी बहुत आपको बताऊंगा, अभी अगर आपको सारा कुछ बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लो, कर लिया नोट? ओके, अब इस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि हमें ये अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए इस इक्वेशन का। देखो इस इक्वेशन कहती क्या है, ये इक्वेशन ऊपर है डायरेक्टली वाले चीज़ें और बंदे समझो, चार्जेस ऊपर हैं, डिस्टेंस जो है वो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में डिस्टेंस है। डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इस पूरे का ओवरऑल आंसर घट जाएगा, तो यहाँ इस पे इफेक्ट आएगा, इसका फोर्स कम हो जाएगा स्क्वायर के हिसाब से। इसी तरह फोर्स डायरेक्टली है आगे सामने, जो सामने होता है वो डायरेक्टली, इन वैल्यूज़ को बढ़ाओ, न्यूमरेटर जब बढ़ाओगे तो ओवरऑल आंसर बढ़ जाता है और वो फोर्स आपकी ज़्यादा लेकर आएगा। और ये K की वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, इस K की वैल्यू, ये जो K है उसकी वैल्यू है K इज इक्वल टू 9 टाइम्स 10 की पावर 9। देखो कैसे याद करोगे, सिचुएशन में दो चार्जेस की बात हो रही है, फार्मूले के अंदर 2 चार्जेस मौजूद है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस की बात हो रही है, फार्मूले के अंदर डिस्टेंस मौजूद है, और इन दोनों के बीच का फोर्स की बात हो रही है तो फार्मूले के अंदर फोर्स मौजूद है। अब K की वैल्यू है, प्रैक्टिकली K की वैल्यू उसने निकाला 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, ये K की वैल्यू उसने कहाँ से लाया? देखो उसने एक्सपेरिमेंट किया था ओपन एयर में, फ्री स्पेस में किया था। फ्री स्पेस में K की ये वैल्यू है। अगर स्पेस चेंज करोगे, मसलन देखो ये फोर्स सेम नहीं है हर मीडियम पे, मतलब हर मीडियम में ये फोर्स सेम नहीं है। ये फोर्स, ये जो K की ये वैल्यू है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेस के लिए है। अगर ये फोर्स आप इन चार्जेस को रखोगे कहाँ पे, देखो ये मैं मिटाने लगा हूँ, आपकी इक्वेशन रेडी है। जस्ट मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आपको बता रहा हूँ ताकि आपको सही कॉन्सेप्ट गिरफ्त इस पे हासिल हो। ये देखो, अगर आप इन दोनों चार्जेस को पानी के अंदर रखो, दिस इज़ वाटर टैंक, मैं इस चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ Q1 को, और Q2 को यहाँ पे रखता हूँ, इसमें है पानी, लेट सपोज। जब आप पानी में रखते हो इनको, वाटर मीडियम है, यहाँ पे था फ्री स्पेस, यहाँ पे था आपके पास मीडियम क्या था, फ्री स्पेस यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास वाटर मौजूद है।
वाटर के अंदर जब आप रखते हो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रखो, जो बाहर था उतना ही रखो, लेट सपोज d, और चार्जेस की तादाद भी वही रखो, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो भी सेम रखो जो बाहर जितने हैं। अब इसके लिए फोर्स लेकर आओगे तो वो फोर्स इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर आएगी। ये फोर्स और ये फोर्स सेम नहीं है, यानी ये फोर्स हर मीडियम में सेम नहीं है, मीडियम टू मीडियम ये फोर्स चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये k मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। पानी में फोर्स थोड़ी सी कम आएगी जब आप कैलकुलेट करोगे सेम इन्हीं मैग्नीट्यूड्स के साथ। पानी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करोगे, यानी मीडियम चेंज किया, जो ही मीडियम चेंज किया तो फोर्स कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा ये फोर्स इफ़ेक्ट करता है कहाँ पे? फ्री स्पेस में। इसी तरह कोई और मीडियम रखो वहाँ पे और उस हिसाब से चेंज आएगी। तो इट मीन्स कि ये जो के है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। और इस के की एक वैल्यू आपको ये बताता चलूँ, के की वैल्यू 9 × 10⁹ तो है, लेकिन वो आती है 1/4 पाई E0 से। यहाँ पे आ गया E0, जो गेम खेल रहा है मीडियम टू मीडियम ये खेल रहा है E0 को हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जबकि इस मीडियम के लिए इस के की वैल्यू में 1/4 पाई E0 नहीं आएगा, 1/4 पाई E0 भी साथ आएगा, साथ में ER भी आएगा। सही है, यानी E0 के साथ ER आएगा। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये गेम खेल रही है सारा काम। मीडियम चेंज होती है तो फोर्स चेंज होती थी, यानी ये दिस फोर्स इज नॉट सेम फॉर ऑल मीडियम्स। दिस फोर्स इज गोइंग वेरी, मतलब वेरी कर रही है ये फोर्स, ठीक है। दिस फोर्स इज वेरिंग इन डिफरेंट मीडियम्स, नॉट सेम फॉर ऑल मीडियम्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपके कोर्स में नहीं शामिल है, जस्ट आपके कोर्स में यहाँ तक है। और के की वैल्यू 9 × 10⁹, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ये मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा इसको याद रखना इजी है। देखो 9 इधर भी है, टाइम्स 10 के ऊपर भी 9 है, 9 × 10⁹, और इसकी यूनिट साथ में लिखेंगे। यूनिट कहाँ से आएगा? यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। कैसे मैं लेकर आया, ट्रिक बताता हूँ आपको। क्या मैंने इधर रखा, डी को उधर भेजा तो फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई, डी उधर गया तो उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोनों क्यूज को नीचे भेजा, इसकी कूलम कुल मिला के क्या आ रहा है? कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट आ गई यहाँ से। अच्छा इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद वीडियो लेक्चर को करते हैं एंड। आई होप कि आपने ये नोट किया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं मज़े का। हमारा क्वेश्चन क्या है? लेट सपोज 2 चार्जेस हैं आपके पास, 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड, 2 चार्जेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड है 5 माइक्रोकूलम एंड लेट्स से 10 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस between them is 150 centimeter. Find force between them, electrostatic force between them and direction of force. डायरेक्शन भी बताओ। बहुत ही सिंपल है। टोटल आपने यहाँ, आपका काम यहाँ पे है, चार्ज 1 चार्ज 2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। बट यहाँ देखो तो चार्ज की यूनिट कूलम होनी चाहिए, इसने दिया माइक्रोकूलम में। डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर है, इसने दिया सेंटीमीटर में। माइक्रो की जगह उसका प्रीफिक्स लगाओ तो कूलम रहेगा, ये कूलम में चेंज होगी। सेंटी की जगह उसका प्रीफिक्स लगाओ, मीटर में चेंज होगी। और माइक्रो की जगह प्रीफिक्स लगाओ और इनको स्टैंडर्ड पे लाके फार्मूले में बिठाएंगे। देखो हमारे पास डेटा क्या है, आप ऐसे करके डेटा थोड़ा लिखो तो डेटा खुद आपको बताएगा कि फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। देखो डेटा है आपके पास Q1 उसने दिया है 5 माइक्रोकूलम, Q2 उसने दिया क्या 10 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम को मैं ऐसे लिखूंगा, 5 माइक्रोकूलम को 5 टाइम्स माइक्रो की जगह 10⁻⁻⁶, कूलम की जगह C। Q2 जो है वो 10 माइक्रोकूलम है, तो कहो 10
इंटू माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 और आगे कूलम अपनी जगह पे है। और जो डिस्टेंस गिवन है डी जो गिवन है वो है 150 सेंटीमीटर। तो हम इसको मीटर में कैसे करेंगे, 150 सेंटी होता है 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 और साथ में मीटर लिखो। देखो आपने क्या किया, सेंटी की जगह उसकी वैल्यू रखी, ठीक है, और माइक्रो की जगह उसकी वैल्यू रखी 10 की पावर -6। ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेगी, जो कि वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। हम लगाएंगे फार्मूला F, फोर्स बिटवीन देम इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। पुटिंग वैल्यूज करेंगे तो क्या आएगा, देखो F इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 9 टाइम्स 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई Q1 क्या है आपके पास 5 माइक्रो कूलम, तो 5 माइक्रो को हमने कूलम में चेंज किया था, 5 टाइम्स 10 की पावर -6। मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा, ठीक है, 7 यूनिट्स नहीं लिखूंगा, कूलम और मीटर वगैरह नहीं लिखूंगा, लास्ट में फोर्स की यूनिट लिखूंगा न्यूटन। इसका जो आंसर आएगा उसके साथ, उस आंसर के साथ मैं न्यूटन रखूंगा ताकि यहाँ फोर्स की वैल्यू पता चले। तो 10 की पावर ये हो Q1 आ गया आपका, Q2 आपके पास क्या आता है, Q2 ये वाला, ये है 10 टाइम्स 10 की पावर -6, ये हो गए वैल्यूज सारे ऊपर वाले, डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। देखो डी की वैल्यू क्या है 150 टाइम्स 10 की पावर -2। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ डी की जगह पे ये वैल्यू रख के छोड़ देते हैं, होल स्क्वायर नहीं करेंगे ऊपर, जो कि बिल्कुल गलत आंसर आएगा उनका। एग्जाम वाले दिन इस स्क्वायर का खास ख्याल रखना पड़ेगा। डी की जगह पे उसकी वैल्यू रखो 150 टाइम्स 10 की पावर -2 होल स्क्वायर होगा। अब आप कैलकुलेशन कर लो, देखो यहां से करो, टेंस को पहले खेलो, ट्रिक ये है इनका सॉल्व करने का, ये जो टेंस है उनको क्या करो, खेलो। 10 की पावर 9, 10 की पावर -6, 10 की पावर 1, 10 की पावर -6, इन सब पावर्स को ऐड कर लो, क्योंकि बेस सेम है, पावर क्या होगा, ऐड होगा। -6 -6 -12 और फिर ये +1 होगा, तो -12 से +1 गया तो -11 रह गया, -11 + 9 -2, तो यहां बचा क्या, F इज इक्वल टू 9 टाइम्स 5 टाइम्स, इन टेंस को जब हमने पावर ऐड कर लिया तो हमें मिला -2। देखो -6 -6 -12 एक 10 गया, +1 है, तो -11 -11 + 9 -11 + 9 -2, ठीक है, तो 10 की पावर -2 बच गई। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, देखो ये स्क्वायर 150 के ऊपर भी है, ये स्क्वायर 10 -2 के ऊपर भी है, तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर दोनों को देंगे, जब इसको मिलेगा तो 10 की पावर -4 होगी, 10 की पावर -4 होगी, और ये 150 का स्क्वायर होगा, 150 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर, ये कैसे करोगे, 150 मल्टीप्लाई बाई 150। आप क्या करो, इसकी ट्रिक क्या है, ऐसे बड़े नंबरों को बगैर कैलकुलेटर के, ट्रिक इसकी ये है कि आप 0 को इग्नोर करो, 15 मल्टीप्लाई बाई 15 करो, क्या है 15 मल्टीप्लाई बाई 15, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5 to 2 7, 1 5 जार 5, 1 1 जार 1, 5 7 और 5 12, 1 कैरी 2 2 5, 15 मल्टीप्लाई बाई 15 करो तो 2 2 5 आ रहा है, 15 मल्टीप्लाई बाई 15 2 2 5, तो ये दो जीरो साथ में लिख दो, तो ये आपका आ रहा है 150 का स्क्वायर, क्या आ रहा है 225 का डबल जीरो, ठीक। अब इस डबल जीरो को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको क्या करेंगे 10 की पावर 2 लिख दो, जब 10 की पावर 2 होगी तो यहाँ पे भी टेंस को खेलो, देखो ये 10 ऊपर गया तो 10 की पावर -4 बन जाएगी, जब 10 की पावर -4 होगी तो, या फिर ऐसा करो इस 10 की पावर -4 से 2 को हटा दो, बेसिस से में पावर ऐड कर लो, तो -4 से 2 गया तो -2 बचा, वो -2 इसके साथ कट गया, तो ये सारे कट गए,
ये बच्चा 5 9 जार 45 डिवाइडेड बाई 225, साथ में न्यूटन लिख दो क्योंकि फोर्स की यूनिट है। 45 को 225 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आई होप आएगा क्या, कितना आएगा 0.6 के करीब। तो फोर्स आपकी आ रही है अप्रोक्सीमेटली 0.6 न्यूटन। कैलकुलेटर में कर लो, एग्जैक्ट आंसर लिखो, सही है। तो ये था आपका आंसर और इसकी डायरेक्शन भी उसने पूछा है। डायरेक्शन के लिए हमें चार्जेस की तरफ देखना पड़ेगा। चार्जेस 5 और 10 है, क्या किसी एक के साथ माइनस है, कोई चार्ज माइनस में है, -5 कूलम तो नहीं है। अगर -5 कूलम है, ये +10 कूलम है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो अट्रैक्शन होगी, डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो होगा क्या, डायरेक्शन एक दूसरे से अवे। तो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम ईच अदर, तो ये होगी रिपल्सिव फोर्स, रिपल्जन होगी, ये इसकी डायरेक्शन आएगी। तो यहां तक था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपका यहाँ पे नहीं समझ आ रहा तो आप क्या करो, कमेंट्स के अंदर लिख दो, क्वेश्चन पूछो। अगली वीडियो लेक्चर जब मैं डिलीवर करूंगा तो सबसे पहले आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।